नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका है आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी पक्ष विपक्ष का, जहां आपको खबर बताते हैं फिर समझाते हैं उस खबर का पक्ष क्या है और उस खबर का विपक्ष क्या है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको खबर बताऊंगी, फिर मेरे सहयोगी शिवम आपको पक्ष बताएंगे और मेरे सहयोगी विकास आपको विपक्ष बताएंगे। तो खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में आज हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए आज सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक के लिए धारा 163 लगा दी गई है। प्रदर्शनकारी मस्जिद के विरोध में सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर रहे हैं, जिसके बाद हिमाचल पुलिस कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज हिमाचल पुलिस के द्वारा यहां पर की गई है, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई है। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें छोड़कर रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है। फिलहाल प्रदर्शनकारी संजौली बाजार में डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी मस्जिद से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर आए थे। लोगों ने मांग की कि मस्जिद में बने अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। आपको यह बता दें कि मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर साल 2010 से लेकर अब तक करीब 45 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला नहीं हो पाया है, जिसके बाद हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मामले को विधानसभा में उठाया था। अब इस पूरी खबर पर पक्ष क्या कहता है बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता। चलिए खबर का पक्ष भी आपको बता देते हैं। संजौली मस्जिद मामले पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने अपील की है कि शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात को रखें और सुनिश्चित करें कि कहीं भी कोई ऐसी घटना ना घटे जो कि अप्रिय हो। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने धारा 163 लगाई है, ये बीएनएस की धारा है, तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। इस स्थिति की आवश्यकता नहीं थी। जो लोग आहत हैं वे लोग जहां भी प्रदर्शन करें शांतिप्रिय ढंग से करें, कानून का उल्लंघन ना करें। सरकार से मेरा आग्रह है कि अगर अनधिकृत निर्माण है तो निश्चित रूप से प्रयास करें कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। जिस तरह से सरकार ने इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब इस खबर का विपक्ष भी आप जानिए। और साथ ही हम अपील किए हैं, पिछले कल भी किए हैं, आज भी हम कर रहे हैं कि हम शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात को रखें। कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करें। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 बीएनएस का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और विभिन्न संगठनों के जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है। यहाँ पे भी जो बैरिकेड्स है वो तोड़ दिए गए हैं। जो संजौली में यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए थे हिंदू संगठनों के द्वारा, उसे भी तोड़ दिया गया है। यहाँ आइए इस खबर का विपक्ष आपको बता देते हैं। अवैध मस्जिद मामले को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इसमें स्थिति बिल्कुल साफ है कि सही तरीके से सभी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। राज्य सरकार ने भी कहा है कि आप प्रदर्शन करें, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए ताकि कोई विवाद हो सके, शांतिपूर्ण माहौल में बाधा आए, इस तरह की स्थिति कम से कम ना निर्मित हो। अब इसे लेकर पुलिस द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं। जहां तक उसे अवैध निर्माण की बात है तो अगर वह अवैध पाई जाती है तो उसे निश्चित रूप से ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कोई कार्रवाई करना उचित नहीं है। वहीं मंत्री रोहित ठाकुर ने इस मामले पर कहा कि हमारे राज्य में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। विरोध करना लोगों का अधिकार है, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। देखिए, इसमें स्थिति बिल्कुल साफ है कि राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए।
मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं और वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है। पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्नचिन्ह उठे। बाकी जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है उस पर क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है। आप देखते हैं यहाँ पे भी जो बैरिकेड्स है वो तोड़ दिए गए। तो प्रदेश के जो मंत्री हैं वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जो वहां पर पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा लगातार प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की जा रही है। उनकी मांगों को लेकर वहां पर जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लगातार वाटर कैनन की मदद से पानी के बौछार भी किए जा रहे हैं, जिस वजह से दंगा की स्थिति वहां पर बनती दिख रही है। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आतंकी फंडिंग मामले में पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद कश्मीर के अलगाववादी नेता इंजीनियर शेख रशीद को दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने 2 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उसे 2 लाख रुपए की मुचलके पर जमानत दी गई है। इसके साथ ही उस पर जमानत के लिए कई शर्तें भी लगाई गई है, जिसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि उसे हर हाल में 3 अक्टूबर को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि शेख रशीद पर आतंकी फंडिंग और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। जेल में रहते हुए उसने पार्टी बनाई, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में पुलवामा सीट पर निर्दलीय इलेक्शन जीत लिया है। लेकिन अब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस पूरी खबर पर पक्ष क्या कहता है बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता। तो पक्ष आपको बताता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आतंकी के आरोपी इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने पर कहा कि मुझे अफसोस है कि उनकी रिहाई सिर्फ चुनाव के लिए यानी 20 दिन के लिए हुई है। तो वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इंजीनियर राशिद को जमानत मिली, लेकिन उन्हें सत्र के दौरान जमानत मिलनी चाहिए थी ताकि वे लोगों की बात करते। हम चाहते हैं कि उनके जैसे बाकी के जो लोग जेलों में बंद हैं उन्हें भी रिहा किया जाना चाहिए। तो किनकी रिहाई की बात कर रहे हैं आप सोचिए। इस खबर का विपक्ष भी अब आप जान लीजिए। अब टाइमिंग पे तो चलिए, लोग खुद फैसला करें। जैसे मैंने कल कहा, मुझे अफसोस इस बात का है कि उनकी रिहाई सिर्फ 20 दिन के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए है। बारामूला के लोगों से, और मैं जब बारामूला की बात कर रहा हूँ, मैं बारामूला पार्लिमानी हलके की बात कर रहा हूँ जिसमें कुपवारा भी है, बांडीपुर भी है, बडगाम के 2 इलाके हैं। इनके वोटरों से इलेक्शन के दौरान ये कहा गया था कि इंजीनियर रशीद को वोट दो, ये जेल से छूट जाएगा, लेकिन नहीं छूटा। तो आइए इस खबर का विपक्ष आपको बता देते हैं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा, आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं और पथराव, नशे बेचने वाले और अलगाववादी के साथ आतंकवादियों की सोच और ऐसे लोगों को जेल में छोड़ने की बात भी वो कहते नजर आ रहे हैं। लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी उसी दिशा में जाने की बात कर रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उन कुछ राजनीतिक नेताओं को जेल से निकालने की बात की जा रही है, हालांकि वो राजनीतिक नेताओं का इतिहास क्या रहा है वो सभी जानते हैं। परिवारों ने जम्मू कश्मीर को एक तरह से लूटा और सब सुख साधन अपने लिए किए। आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं। उमर जी पहले कहते थे मैं एक भी विधानसभा नहीं लड़ूंगा, अब 2-2 सीटों से उमर अब्दुल्ला जी लड़ रहे हैं और दोनों पे ही हालत खस्ता है। कभी उनको अफजल गुरु याद आते हैं, कभी कोई और याद आता है। ये साफ दिखता है कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये उस दिशा में जा रही जहां पर पथरावबाजी करने वाले, नशे बेचने वाले, अलगाववादी और आतंकवादी सोच वाले लोगों को जेलों से छोड़ने की ये बात कर रहे हैं कि हम पीएस से हटा देंगे और इन सबको जेलों से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब ये जम्मू कश्मीर में नई आफत खड़ी करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर इंजीनियर शेख रशीद को जब कुछ दिनों के लिए चुनाव के समय में उन्हें कुछ शर्तों के साथ जब जेल के बाहर वो निकलते हैं तो राजनीति इस पर तेज हो जाती है, जहां पर इस पर पीडीएफ और साथ ही साथ पीडीपी और इसी के साथ जब एनसी की तरफ से समर्थन मिलता है तो वही बीजेपी इस पर निशाना साधती नजर आ रही है। चलिए अब बात कोलकाता के डॉक्टर बिटिया की करेंगे। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर की घटना का 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन डॉक्टर का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को डॉक्टरों को मीटिंग के लिए बुलाया था। मीटिंग के लिए सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची थी। उन्होंने डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल का करीब 80 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए तो ममता बनर्जी चली गई। आपको बता दें कि स्वास्थ्य भवन में के सामने रात भर प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स डटे रहे और स्वास्थ्य सचिव के इस्तीफे की मांग करते रहे, जिसके बाद पीड़िता डॉक्टर के माता पिता भी आंदोलन में शामिल हुए। अब खबर है कि जूनियर डॉक्टर्स बातचीत के लिए तैयार हैं और ईमेल के जरिए बातचीत की पहल की जाएगी। इस पूरे खबर पर पक्ष क्या कहता है, जानिए शिवम से। जूनियर डॉक्टर का कहना है कि निगम से मेल प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए अपमान है क्योंकि आंदोलनरत चिकित्सक आरजीकर अस्पताल के मुद्दे पर उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें राज्य सचिवालय से कोई मेल नहीं आया है, हमें राज्य के स्वास्थ्य सचिव से मेल मिला है जिनका हम इस्तीफा चाहते हैं। ये अपमान है। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि ये अपमानजनक भी है कि राज्य सरकार ने बैठक के लिए प्रतिनिधियों की संख्या 10 तक सीमित कर दी। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध प्रदर्शन और हमारा काम बंद जारी रहेगा। आगे जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर डॉक्टर्स की न्याय के लिए जूनियर डॉक्टर अपना काम बंद करके रखा हुआ है और बंद रखेंगे। खबर का विपक्ष भी आप जान लीजिए। और आइए इस खबर का विपक्ष आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों को पत्र लिखकर घटना पर गतिरोध खत्म करने के लिए सचिवालय में बैठक बुलाई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा था चूंकि बैठक स्वास्थ्य सचिव ने बुलाई है और वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आए। वहीं ममता बनर्जी की कैबिनेट ने यह भी फैसला लेते हुए 5 और पॉक्सो को कोर्ट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद से ऐसे कोर्ट की अब संख्या बढ़कर 67 हो जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स जो हैं अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हालांकि ममता बनर्जी के द्वारा यहाँ पर बातचीत के लिए बुलाई गई, लेकिन डॉक्टर्स इतने नाराज हैं कि वो बातचीत से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है।